साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री मसूद अहमद ने अपने इस्तीफे की पेशकश करते हुए 7 पन्नों का एक खुला पत्र समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके नाम लिखते हुए न सिर्फ इन दोनों को बल्कि इनके चम्मचों को, दरबारियों को बुरी तरीके से झकझोरा है। कहने को तो यह भी कहा जा सकता है कि हारने के बाद तमाम सारे लोग इस तरीके से विद्रोह करते हैं, लेकिन हारने के बाद अगर हार के कारणों की सही से समीक्षा की जाए, खुशफहमी में ना रहा जाए, उन चीजों से समय रहते सबक ले लिया जाए तो बदलाव होना भी निश्चित होता है। मसूद अहमद जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि तमाम दरबारी अखिलेश यादव के जो न कह पाए उन्होंने खुला पत्र लिख करके कह दिया। नेशनल जनमत लगातार जिन बातों पर सवाल उठाता था, मसूद अहमद जी ने तकरीबन उन तमाम सारी बातों पर मोहर लगा दी। तमाम मुद्दों पर चर्चा करूंगा, लेकिन पहला मुद्दा चंद्रशेखर आजाद का, जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लगातार उन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो जाए, इसलिए नहीं कि वो विधायक या मंत्री बन जाएं, इसलिए कि उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचाने के आरोप ना लगें। वो एन के इन प्रकार भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते थे। मैं एक पत्रकार की हैसियत से दावे के साथ कह सकता हूं कि बात बिगड़ने के बाद भी चंद्रशेखर आजाद ने पुरजोर कोशिश की थी कि किसी तरीके से बात बन जाए, लेकिन तब तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन चुके थे, महज शपथ ग्रहण बाकी था। इन तमाम बातों का जिक्र किया है मसूद अहमद ने। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के लिए जो शब्द लिखे हैं वो अक्षरशः बताता हूं आपको। मेरे कई बार चेतावनी देने पर भी चंद्रशेखर रावण जी को अपमानित किया गया, जिससे नाराज होकर दलित वोट गठबंधन से छिटक कर बीजेपी में चला गया। गठबंधन को अपूर्णीय नुकसान हुआ। मैं कोई बात अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से नहीं कहता, यह नहीं कह सकता कि चंद्रशेखर आजाद को लेने भर से पूरी परिस्थितियां बदल जाती, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि चंद्रशेखर आजाद केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में, न सिर्फ दलित समाज में बल्कि सामाजिक न्याय के पर चर्चा करने वाले लोगों के बीच में लोकप्रिय इसलिए हो चुके हैं क्योंकि जिस ढंग से बहुजन समाज की, जिस बेबाकी से वो बात रखते हैं, उतनी हैसियत किसी अन्य चर्चित नेताओं में नहीं रह गई है। युवा हैं, गर्मजोशी से बोलते हैं तो उनके पास मीडिया की अटेंशन भी है। इसके अलावा बहुजन समाज के युवा भी चंद्रशेखर को अपना नेता मानते हैं। चंद्रशेखर आजाद के साथ जो बेरुखी दिखाई गई, मैंने उसी समय आगाह किया था कि जहां पर हार जीत का अंतर कम होगा वहां पर चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते थे, मगर अब अफसोस के अलावा कुछ नहीं रह गया है। लेकिन हार की समीक्षा और चिंतन किया जाए, मसूद अहमद के इस पत्र को गौर से पढ़ा जाए तो उसमें एक बात और समझ में आती है कि उन्होंने कहा कि 50 सीटें ऐसी हैं जहां पर हम यानी कि सपा गठबंधन 200 से लेकर के 10,000 के मतों के अंतर से हारा। यह बात मसूद अहमद ने अपने पत्र में लिखी है। मैं इस पर आंकड़ों की मोहर लगा देता हूं। 403 विधानसभाओं में 77 प्रत्याशी ऐसे थे जिनकी हार जीत का अंतर 203 से लेकर के 13,006 के बीच रहा। 7 प्रत्याशी ऐसे थे जिनमें हार जीत का अंतर 1,000 से कम वोटों का रहा। मसूद अहमद जी ने अपने पत्र में जिक्र नहीं किया, लेकिन एक सामाजिक चिंतक की हैसियत से इसका समाधान भी बता देता हूं। अभी भी समय है। अखिलेश यादव अगर बड़ा दिल दिखाते हैं तो करहल विधानसभा उनको वैसे भी छोड़नी है, क्योंकि लोकसभा में सांसद बने रहना चाहते हैं। तो करहल सीट से अगर चंद्रशेखर आजाद को लड़वा दिया जाता है तो बहुजन यूनिटी की दिशा में बड़ा कदम होगा। और जो दाग अखिलेश यादव पर लगा है कि अखिलेश यादव बदलना ही नहीं चाहते, वो दाग काफी हद तक धुल जाएगा। समझ में आ जाए तो अच्छा है, वरना आपके पास चाटुकारों की फौज मौजूद है, उनसे ही सलाह लेकर के फिर से फरसा उठा लीजिएगा। एक और महत्वपूर्ण बात जिसका जिक्र मसूद अहमद ने अपने पत्र में किया है, उन्होंने दोनों ही नेताओं पर, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव पर सुप्रीमो कल्चर का आरोप लगाते हुए कहा कि आप लोगों ने संगठन को दरकिनार कर दिया था। राष्ट्रीय लोकदल तथा सपा के तमाम नेताओं का प्रचार में इस्तेमाल ही नहीं किया था। इस पर भी अपनी मोहर लगाऊंगा, लेकिन पहले सुप्रीमो कल्चर पर चर्चा।
अखिलेश यादव पर यह लगातार आरोप लगते हैं कि वो चाहे मुख्यमंत्री रहे या मुख्यमंत्री ना बन पाए, वो रहते मुख्यमंत्री के ही मोड में हैं। एक जन नेता को अपनी पारिवारिक लाइफ से भी काफी हद तक कंप्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन अखिलेश यादव पारिवारिक लाइफ से कंप्रोमाइज नहीं करते। एक जन नेता की छवि से, जनता से मिलने से जरूर कंप्रोमाइज कर लेते हैं। अगर पार्टी कार्यालय में बैठते भी हैं तो अपने चाटुकारों से घिरे रहते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं एमएलसी उदयवीर सिंह पर, सुनील साजन पर, आनंद भदौरिया पर, अनुराग भदौरिया पर और अभिषेक मिश्रा जैसे लोगों पर। कहा यह जाने लगा है कि इन्हीं लोगों की मंडली ने पार्टी की दुर्दशा कर दी है। असली मुद्दे, असली बात अखिलेश यादव तक पहुंचने ही नहीं देना चाहते हैं। उनको सब जवाब दिखाते रहते हैं, भैया जी कह करके ये बताते रहते हैं कि आप 300 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं और उनसे उल्टे सीधे निर्णय दिलवाते रहते हैं। लेकिन चाटुकारों की कमी नहीं है। नेता जिस तरह की सोच रखने वाला होता है, उसके इर्द गिर्द अमूमन उसी तरह के नेता दिखाई देते हैं। पासी और बर्मा समाज के लोगों का चुनाव में ठीक ढंग से इस्तेमाल न करने, संगठन के लोगों को दरकिनार करने की जो बात कही, उस पर मैं मोहर लगाता हूं। समाजवादी पार्टी के एक राष्ट्रीय महासचिव जो तकरीबन 4 बार सांसद भी रहे, जब उनसे मैंने हाल में ही मुलाकात की, मैंने पूछा कि इस चुनाव में आप बहुत ज्यादा सक्रिय क्यों नजर नहीं आए, आप अखिलेश यादव के इर्द गिर्द क्यों नहीं दिखे, तो उनका यह कहना था कि मैं सीनियर लीडर हूं, राष्ट्रीय महासचिव मुझे पद दिया गया है, मैं जब पार्टी कार्यालय पहुंचता हूं तो उदयवीर सिंह जैसा नया लड़का, उनकी नजर में वो नया लड़का ही था, जिसके पास राष्ट्रीय लेवल का कोई पद नहीं है, वो मुझसे सवाल जवाब करता है तो मुझे इस बात में अपमान महसूस होता है। इसलिए मैं पार्टी कार्यालय अमूमन जाना पसंद नहीं करता। यह महज एक राष्ट्रीय महासचिव की टिप्पणी नहीं है। राष्ट्रीय लेवल के तमाम सारे कद्दावर नेताओं को अखिलेश यादव से मिलने के लिए इन्हीं पूरी चौकड़ियों से समय मांगना पड़ता है। किसी ऐसे दल के लिए जो मौजूदा समय में बेहद मजबूत भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खम ठोक रहा हो, उसके लिहाज से कतई उचित नहीं है। बूथ मैनेजमेंट, कैडर की बात करना, कार्यकर्ताओं को अनुशासन होना, यह बात तो दूर की कौड़ी है, राष्ट्रीय लेवल के पदाधिकारियों को भी यहां उचित सम्मान नहीं दिया जाता। अपने पत्र में वो कहते हैं कि पासी, बर्मा और अन्य समाज के कार्यकर्ताओं का समुचित उपयोग नहीं किया गया। उन्होंने नाम नहीं लिखा, लेकिन मैं उदाहरण दे देता हूं। राकेश राठौर, जिन्होंने घूम घूम करके पूरे प्रदेश में तेली समाज को जगाने का काम किया, जबकि वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, संभवतः पहले विधायक थे बीजेपी के, जिन्होंने मोदी योगी के खिलाफ मोर्चा ठोकते हुए सीधे सीधे ना सही, इनडायरेक्टली आपको समर्थन दे दिया था। अपने जेब से पैसे खर्च करके पूरे प्रदेश में घूमते रहे, तैलिक महासंघ के माध्यम से तेली समाज को बीजेपी की नीतियों के खिलाफ तैयार करते रहे। न सिर्फ उस राकेश राठौर को टिकट से दूर रखा गया, बल्कि चुनाव में इस्तेमाल भी नहीं किया गया। तमाम वो सीटें जहां हार जीत का अंतर कम है, वहां यह फैक्टर प्रभावी हो जाता है। चंद्रशेखर आजाद, राकेश राठौर के बाद लोटन राम निषाद, बेहद मिशनरी कार्यकर्ता, बेहद अपमानित तरीके से उनको यह मैसेज देते हुए बाहर कर दिया गया कि समाजवादी पार्टी में फरसाधारी तो चलेंगे, लेकिन ऐसा व्यक्ति नहीं चलेगा जो राम की आस्था में विश्वास ना करता हो। एसपी नंद नाई समाज से आते हैं, अच्छे वक्ता हैं, मिशन और कैडर की समझ रखते हैं। समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ में प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के लिए, जबकि काफी सीनियर व्यक्ति हैं, उनको 1.5 महीने समाजवादी पार्टी कार्यालय के चक्कर लगाने पड़े। बाबू सिंह कुशवाहा जी ने मुझे खुद बताया कि वो समाजवादी पार्टी के साथ आना चाहते थे, लेकिन वहां भी आपने बड़ा दिल नहीं दिखाया। 5 साल बाबू सिंह कुशवाहा अपने समाज को, अपने लोगों को यह बात समझाते रहे कि बीजेपी उनको कैसे नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा की बजाय तरजीह दी गई 5 साल तक सत्ता की मलाई चखने के बाद अपना जमीर जगाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को। राम आश्रय विश्वकर्मा पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन रहे, मंत्री रहे, पार्टी के सीनियर लीडर माने जाते हैं। विश्वकर्मा जयंती के अलावा पार्टी कार्यालय पर अखिलेश के आसपास कभी उनकी तस्वीर नजर ही नहीं आई, मतलब उनका भी इस्तेमाल नहीं किया गया। धर्मेंद्र यादव, जो खुद अखिलेश के चचेरे भाई हैं, अच्छा बोलते हैं, संसद में सामाजिक न्याय की अच्छी बात रखते थे, शायद इसी वजह से धर्मेंद्र यादव को पूरे चुनावी कैंपेन्स में उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया जैसा इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। श्रीराम पाल
सुभाष पाल। गड़हरिया समाज से आने वाले इन दोनों कद्दावर नेताओं को टिकट देना तो दूर, चुनावी प्रचार अभियान में भी इनका उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया जैसा करना चाहिए था। पासी बिरादरी में इंद्रजीत सरोज का जरूर कुछ हद तक इस्तेमाल किया गया, उसका रिजल्ट भी सामने दिखाई दिया, लेकिन इन बिरादरी से आने वाले जिलों में मौजूद तमाम सारे नेताओं को यूं ही छोड़ दिया गया। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े चेहरों के अलावा स्थानीय स्तर पर भी देखा कि कौन व्यक्ति किस बिरादरी को इफेक्ट कर रहा है, उन लोगों को पकड़ करके उनका इस्तेमाल किया, उनसे मीटिंगें करवाई, बूथ स्तर तक उन लोगों को पहुंचाया। क्षेत्रीय स्तर पर अगर बुंदेलखंड की बात करें तो निषाद समाज से आने वाले बिशंबर प्रसाद निषाद, कुशवाहा बिरादरी के पूर्व विधायक शिवराम सिंह कुशवाहा और तेली बिरादरी से आने वाले अशोक राठौर जैसे तमाम सारे नाम हैं जो आपके पीछे केवल इसलिए घूमते रहे कि हमारा सहयोग ले लीजिए, हमें बताइए कि करना क्या है। लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी वन मैन आर्मी शो है, जो है भी इर्द गिर्द दरबारी, उनमें अपना ही बूथ जीतने की क्षमता नहीं है, तो इन तमाम सारे मिशनरी कार्यकर्ताओं को संजोएगा कौन? भारतीय जनता पार्टी और सपा में यह भी एक मूल अंतर है कि वहां अगर कोई नाराज होता है तो एक मान मनोवल टीम है, प्रॉपर तरीके से शाम तक उसके घर पहुंचते हैं, चाय पानी नाश्ता करते हैं, बड़ा सा झुंझुना थमा देते हैं। लेकिन यहां नाराज हो गए तो हो जाओ अपनी बला से, हम मनाएंगे नहीं, क्योंकि हम मुख्यमंत्री बन चुके हैं, शपथ ग्रहण करना बाकी है। दो और नाम बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, डॉक्टर आर.के. वर्मा, चौधरी अमर सिंह। दोनों लोग पिछले चुनाव में अपना दल एस यानी कि अनुप्रिया पटेल के साथ खड़े थे। ये दोनों ही लोग समाजवादी पार्टी के साथ काफी पहले से आना चाह रहे थे। इन दोनों ही लोगों का इस्तेमाल अपना दल एस के खिलाफ किया जा सकता था। अपना दल एस की समाज के प्रति क्या सोच है, वास्तविक उसकी सच्चाई समाज के बीच लाई जा सकती थी। लेकिन डॉक्टर आर.के. वर्मा को बेहद घिसटते घिसटते बाद में टिकट दिया, उनकी विधानसभा बदल दी। हालांकि वो चूंकि कैडराइज आदमी हैं तो रानीगंज से भी तीसरी बार जीत करके आ गए। लेकिन दूसरी तरफ सोहरतगढ़ से विधायक चौधरी अमर सिंह स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ कई बार मिले, अंतिम समय में उनका टिकट दूसरी जगह से दिया, इसके बाद वहां से भी काट दिया। अंतोगत्वा उनको चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ना पड़ा। इन दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन इस्तेमाल नहीं किया गया। जब भारतीय जनता पार्टी अनुप्रिया पटेल का इस्तेमाल न सिर्फ कुर्मी समाज की अन्य सीटों पर कर सकती है, बल्कि अपनी सगी बहन के खिलाफ कर सकती है, तो क्यों नहीं इन दोनों का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को करना चाहिए था। मैंने विधानसभा चुनाव परिणाम के अपने एक विश्लेषण में कहा था कि अगर मुस्लिम इतना मजबूर और बीएसपी इतनी कमजोर ना होती तो किसी भी कीमत पर मुस्लिम खुल करके आपको वोट नहीं देते। मसूद अहमद जी ने अपने पत्र में यह बात भी लिख दी है। उन्होंने लिखा, दलित मुस्लिम समाज से जुड़ा कोई भी मुद्दा अगर मैंने इन दोनों के ही सामने उठाया, अखिलेश और जयंत के सामने, तो इन्होंने चुप्पी साध ली। चुनाव प्रचार के लिए लास्ट समय में बाहर निकले। मैंने यह भी कहा कि 3 महीने में चुनाव लड़ना 5 साल में चुनाव लड़ने में अंतर है। यह बात भी मसूद अहमद ने कह दी कि लास्ट टाइम में आप लोग घरों से बाहर निकले तब तक बहुत देर हो गई थी। पश्चिम में मुस्लिम समाज के कद्दावर नेता इमरान मसूद को अपमानित करने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिमों ने आपको दिल से नहीं, विकल्पहीनता की स्थिति में बीजेपी को रोकने के लिए मजबूरी में वोट दिया। अपने पत्र में वो लिखते हैं कि जिस समय था कार्यकर्ताओं का विधानसभा में लड़ने का, उस समय कार्यकर्ता लखनऊ से दिल्ली तक आपके यानी कि जयंत चौधरी के और अखिलेश जी के चरणों में पड़े रहे। आप दोनों ही लोगों ने डिक्टेटरशिप की तरह काम किया, इसलिए बूथ अध्यक्षों ने उतनी मन से चुनाव ही नहीं लड़ा, क्योंकि बार बार टिकट बदले गए। जौनपुर सदर सीट का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि आखिरी दिन 3-3 बार टिकट बदले गए। पत्र में वो एक बात का जिक्र करते हुए जयंत चौधरी को सलाह देते हैं कि जब तक अखिलेश यादव बराबरी का सम्मान नहीं देते तब तक गठबंधन स्थगित रखा जाए। वो एक सीट का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जहां पर पहले राष्ट्रीय लोकदल ने जाट प्रत्याशी खड़ा कर दिया था, अखिलेश यादव के करीबी संजय लाठर वहां से प्रत्याशी बनकर के आए, राष्ट्रीय लोकदल को हाथ पीछे खींचना पड़ा। मसूद अहमद कहते हैं कि जाट समाज के बीच में यह संदेश गया कि हमारी पार्टी, हमारा व्यक्ति अखिलेश यादव के सामने कमजोर पड़ रहा है। यह सम्मान न देने की जो टीस है वो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं के अंदर भी नजर आती है। अब उसको कितना व्यक्त कर पाते हैं ये बात अलग है। कैडराइज और मिशनरी सिपाही का किसी पार्टी के लिए कितना रोल होता है ये सिराथू सीट से समझ सकते हैं। वहां भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे थे। सामने थी पल्लवी पटेल, जो इससे पहले कभी भी विधानसभा का चुनाव नहीं जीती। केशव प्रसाद मौर्य के पास न पैसे की कमी थी, न शासन सत्ता की कमी थी, न धनबल की कमी थी, न ही बाहुबल की कमी थी। इसके बावजूद पल्लवी पटेल ने, जाति समीकरण तो साधे ही साधे, लेकिन एक व्यक्ति का जिक्र करना जरूरी है, एमएलसी मान सिंह यादव, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी उस सीट पर पल्लवी पटेल को जिता करके लाने की। केशव प्रसाद मौर्य ने करोड़ों रुपए खर्च किए, राशन यहां भी फ्री बंट रहा था, तमाम अन्य मुद्दे जो दूसरी जगह थे वो यहां भी थे। इसके बावजूद तमाम समीकरण साधे गए, बहुजन यूनिटी की बात की गई मान सिंह जी की तरफ से। पासी समाज में इंद्रजीत सरोजनी जी ने काफी अच्छा काम किया, पासी बिरादरी ने भी अच्छा रोल निभाया। कुर्मी समाज ने चूंकि जाति के हिसाब से उनको वोट देना था, उन्होंने भी पल्लवी पटेल का अच्छा साथ निभाया। कुल मिलाकर के बहुजन यूनिटी की वजह से, अच्छे मैनेजमेंट की वजह से डिप्टी सीएम जैसे कद्दावर व्यक्ति को हराया जा सकता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के तमाम कद्दावर कैबिनेट मंत्री हारे हैं। मोती सिंह जैसे कैबिनेट मंत्री अगर बहुजन यूनिटी की वजह से हार सकते हैं, तो मैं फिर से कह रहा हूं कि बीजेपी को हराना मुश्किल नहीं है, बशर्ते बदलाव लाइए अपने आचरण में। दोनों ही लोग सुप्रीमो के आवरण से बाहर निकलिए, वरना लोगों की बात सही साबित होगी कि आप दोनों ही संघर्ष शायद इसलिए करना नहीं जानते कि दोनों ही लोगों को पार्टी गिफ्ट के रूप में, विरासत के रूप में मिली है। यहां तक लाने में आप लोगों का कोई योगदान नहीं है पार्टी को, बल्कि आपको जो मिला था आप उसी को संजो करके नहीं रख पा रहे हैं। समय है, 5 साल पूरी तरीके से चुनाव लड़िए, बूथ मैनेजमेंट करिए, चमचों को भगाइए, अच्छे लोगों को साथ लाइए, कैडर वाले, मिशनरी वाले कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दीजिए, बदलाव दिखाई देगा। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।